ऑडियंस में उपस्थित पहले फ्रंट रो में तकरीबन सभी मेरे सीनियर्स हैं, एक आध दो छोड़ के, तो आप लोगों ने जो भी सिखाया है उसी की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो अगर गलती होगी तो आपकी। खैर, अभी आगे हम चलना चाहते हैं और मैं जो स्पीच तैयार करके आया हूँ उसमें मदद भी है। आपसे अभी चर्चा में सबसे पहले मैंने बोला जय हिंद। जय हिंद का मतलब क्या है? लोग बोलते हैं कि हमारा एक नेशनल विजन नहीं है, हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है, हम लोग हिस्ट्री नहीं लिखना जानते। ब्रिगेडियर त्रिपाठी ने जो बोला कि एक स्ट्रेटेजी की बात, उस पर वहां से मैं शुरुआत करता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ूँगा। सबसे पहले जय मतलब विजय, हिंद मतलब हमारा भारत देश। सबसे बढ़िया दुनिया में किसी को अगर नेशनल विजन मिला है तो हमें, जब भी हम एक दूसरे को मिलते हैं हम जय हिंद बोलते हैं। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, नौसेना में हम जब भी एक दूसरे को मिलते हैं हम जय हिंद कहते हैं। जय हिंद का मतलब जो भी क्षेत्र हो जिसमें मेरा देश कम्पीट करे उसमें मेरी देश की विजय। सिंपल सा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें कोई पीएचडी की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, अगर हर एक सिटीजन, नागरिक इस चीज पे गौर करेगा, चाहे वो ओलंपिक्स में उतर रहा हो, चाहे वो क्रिकेट मैच में उतर रहा हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, जो भी हो, लेकिन अगर देश की विजय मिलना है तो आप एक छोटे से इस दो शब्द के संदेश से देश की उन्नति और दुनिया में हमारे देश का वर्चस्व ये कार्य है। तो इसलिए एक सिंपल सी चीज, अभी यहाँ से आगे चलते हैं। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, जन चतुर्वेदी ने जो कहा बिल्कुल सही है। कोई भी देश चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक देश अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रखता है। अनाउंस करना या ना करना ये हमारा निर्णय है। अनाउंस करके आपके जो एडवर्सरीज हैं, दुश्मन हैं, उनको अगर आप एक खुला चिट्ठा देना चाहते हैं तो ये लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर होगा, लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। लेकिन ऐसे कुछ देश हैं जो ऑलरेडी सुपर पावर्स हैं, जो इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और वो करते हैं। हमेशा याद रखिए, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अंदरूनी चीजों के लिए नहीं होती है, ये अनाउंसमेंट होती है बाहर की। अगर अमेरिका अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डिक्लेयर करता है तो वो चाइना को अनाउंस करता है, वो बाकी देशों को अनाउंस करता है, देखिए मेरी ये काबिलियत है और मेरा इंटेंट ये है, तो या तो आप डिसिप्लिन में रहिए वरना मैं आपको ठीक कर। तो हमेशा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इज एन अनाउंसमेंट फॉर द एक्सटर्नल ऑडियंस मोर देन फॉर द इंटरनल। अगली बात, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के दो हिस्से, एक होता है अनक्लासिफाइड जो कि ओपन डोमेन में आता है, 30-40 पन्नों का होता है, और करीब 200 या 300 पन्नों का अनक्लासिफाइड होता है जो कि उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने उसके ऊपर काम करना है। एक कुतूहल होता है, एक उत्सुकता होती है जानने के लिए कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। मेरा ये मानना है कि स्ट्रेटेजी उसको बताया जाए जो उस पर काम करे, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए आपको उतना ही बताया जाए कि है और लोग उस पर काम करें। रक्षा मंत्री का एक ऑपरेशनल डायरेक्टर होता है, RM ऑपरेशनल डायरेक्टर, which is given to all the 3 services, the CDS and other important people who act upon it to ensure that the security of the nation is kept intact. That Raksha Mantri's operational directive is in place, and I am saying with conviction because I have been a part of it. So I am telling you, Raksha Mantri's operational directive is in place. There is another part which is called the Union War Book. एक ये डॉक्यूमेंट होता है, 2009 में निकला था, मतलब लेटेस्ट वर्जन निकला था, अभी वो रिवाइज हो रहा है। हर 5 साल में उसका रिवीजन होता है, हर 10 साल में उसका कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होता है। उसको साइन करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। उसमें हर एक मिनिस्ट्री और हर एक डिपार्टमेंट के बारे में लिखा जाता है, काफी मोटी किताब है। हर एक मिनिस्ट्री और हर एक डिपार्टमेंट के बारे में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होते हैं कि उन्होंने क्या करना है
किसने क्या करना है। ये क्या फर्क हुआ? सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एक कंसेप्ट होगा, लेकिन यूनियन वर्कबुक एक्शन प्लान है, वो हमारे पास है, हर एक मिनिस्ट्री में वो दिया हुआ है। उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि जब पीस टाइम में हर एक मिनिस्ट्री में किसको क्या काम करना है। दूसरा हिस्सा है लड़ाई होने से थोड़े समय पहले आपने क्या काम करना है, और तीसरा है लड़ाई के दौरान आपने क्या करना है। अब ये तीनों जो स्टेजेस हैं बड़ी क्लियर है, लेकिन अभी जो नई वॉर है या फ्यूचर वॉर्स हैं उसमें डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कम ही होता है। वो शायद पुतिन जैसा एक व्यक्ति जो बोलता है कि मैं लड़ाई में जा रहा हूँ, लेकिन वो बोलता है कि ये स्पेशल ऑपरेशन है, अभी भी लड़ाई की बात नहीं करते, स्पेशल ऑपरेशन। तो इसका अर्थ क्या है? दुनिया में कोई भी आज देश फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर पे नहीं डिपेंड। उसका कारण आप साइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर वॉर डिक्लेयर किए हुए आप लगातार लड़ाई कर सकते हैं, और लड़ाई तीसरी देश से कर सकते हैं ताकि आपका भी नाम उसमें ना हो। 2007-2008 में रशिया ने एस्टोनिया को पूरी तरह साइबर में पैरालाइज कर दिया। 7 दिन तक एस्टोनिया में कोई एक पैसा निकाल नहीं पाया, एक पैसा जमा नहीं कर पाया, बिजली नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं कर पाया, ट्रैफिक अस्त व्यस्त था। लेकिन रशिया ने बोला हमने कुछ नहीं किया। साइबर वॉर्स आर द वॉर्स फॉर टुडे एंड टुमारो बिकॉज दे आर डिनाइबल, देयर इज नो एट्रीब्यूटेबिलिटी। आप मान लीजिए एक लड़ाई लड़ते हैं जिसमें आप टैंक्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, सबमरीन शिप्स का इस्तेमाल करते हैं, और अगर लड़ाई में जो भी नतीजा होगा उसके बाद यह तय किया जाता है कि लड़ाई में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। लेकिन साइबर वॉर में ये नहीं है, इसलिए इट इज द प्रेफर्ड ऑप्शन टुडे। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ वॉर व्हिच वी विल कीप डिस्कसिंग एज वी गो अहेड, बट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू certain strengths and certain weaknesses and certain reality. Again, I want to agree with General Chaturvedi when he says the security of the nation is the responsibility of each and every citizen. The government alone is not responsible for the security. The military alone is also not responsible for the security. It is each and every citizen. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ड्यूटीज की भी बात की है, लेकिन उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता। हर एक को एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हो गया है जिसमें हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे क्या मिलना चाहिए, लेकिन मुझे देश को क्या देना है, मुझे समाज को क्या देना है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन आप अगर हमारे वेदों में जाएं तो उसमें दिया हुआ है कि हमने क्या काम करना है, किस तरह से करना है, उसमें क्लियरली बताया हुआ है, हर एक व्यक्ति के बारे में बताया हुआ है कि किसने क्या काम करना है। यहाँ पे मैं चाणक्य की बात करता हूँ। चाणक्य ने 300 BCE में अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र में कंसेप्ट ऑफ शक्ति की बात बनाई थी। कंसेप्ट ऑफ शक्ति मतलब पावर। आज भी दुनिया में सब पावर की बात करते हैं। एक वेस्टर्न थॉट है जो एंग्लो सैक्सन थॉट जिसको हम बोलते हैं, एक चाइनीज थॉट है, और मैं अपना इंडियन थॉट चाणक्य पे इसलिए आधारित करना चाहता हूँ कि चाणक्य ने जो लिखा है वो एक कंपाइलेशन है फ्रॉम वेरियस थिंकर्स इन द पास्ट, फ्रॉम वेरियस डॉक्यूमेंट्स इन द पास्ट। एंड व्हाट आर दीज डॉक्यूमेंट्स गिविंग आउट? दे आर गिविंग आउट विजडम एंड नॉलेज। यहाँ एक फर्क है, विजडम, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। आज आप गूगल करेंगे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपको नॉलेज और विजडम नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन है, वहां पे एक एरोगेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता है। आपको लगता है मुझे सब मालूम, आपको नहीं मालूम, आपके ऊपर एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड। और आज जो नेशनल सिक्योरिटी में एक प्रॉब्लम है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, लैक ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी है, लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल एफर्ट है। लेकिन अगर इसको एक पूरा टीम एफर्ट मान के चलें कि हर एक सिटीजन नेशनल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसका एक काफी असर ये पड़ेगा कि जो हमारे देश की सिक्योरिटी है वो इंटैक्ट होगी।
अगर देश की सिक्योरिटी इंटैक्ट होगी तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बढ़ेगा। अब कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर क्या है? ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं, शब्दावली है जो कि डिप्लोमैट्स यूज करते हैं, मिलिट्री कमांडर्स यूज करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स यूज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज करते हैं, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल पावर है। नेशनल पावर यूएस, यूरोप इसको यूज करते हैं ज्यादातर, लेकिन जैसे उसमें ओरिएंटल विजडम आता है, चाइना, उन्होंने उसको कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर कहना शुरू किया। इंडिया भी उसको कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। जो वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न थॉट में आप देखिए उनका पूरा इंटरेस्ट था कॉलोनियलिज्म। चाहे कहीं भी हो दुनिया में, कोई भी जगह हो, उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया। यूरोप में बैठे बैठे उन्होंने दुनिया का नक्शा आपस में बांट लिया। उन्होंने ये तय कर लिया कि जो अमेरिका है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, उसमें स्पेन का कौन सा हिस्सा होगा, पोर्चुगल का कौन सा हिस्सा होगा, फ्रांस का कौन सा हिस्सा होगा। उन्होंने ये तय कर लिया कि अफ्रीका किस तरह से बांटा जाएगा, बल्कि नक्शे की तो लाइनें भी अफ्रीका की यूरोप में खींची गई, चाहे वो पहाड़ के ऊपर से जा रही है, नदी के बीच में से जा रही है, उसका कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। और उन्होंने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका इसमें क्लियरली अपना थॉट लगाया। उन्होंने बोला ये पावर की बात है, बैलेंस ऑफ पावर की बात है, जिसमें अगर हमें पावरफुल होना है और हमें पावरफुल रहना है तो हमें दुनिया में जहां पे भी रिसोर्सेज होंगे हमें उस पर कब्जा करना। रिसोर्सेज में लैंड, मिनरल, फॉरेस्ट, मैन पावर, चाहे स्लेवरी हो, लेकिन उनका थॉट, एंग्लो सैक्सन थॉट, वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट बड़ा क्लियरली था, कॉलोनियल। और कॉलोनियलिज्म काफी सालों तक चलता है। चाइनीज कंस्ट्रक्ट क्या है? चाइनीज कंस्ट्रक्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर रिवॉल्व्स अराउंड the essential elements of national power as given by the European plus a few more. So, what the Western thinkers said, diplomacy, information, military and economic. These were the four elements of national power which were given out by the Western thinkers. Now what Western thinkers have given, and you go down to history of India, our thinkers also said the same thing, but in a more elaborate manner, and I will cover it. जब ये चार पावर्स लगाए गए, चार एलिमेंट्स लगाए गए, डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक्स, और आप जब जाते हैं चाइनीज विजडम में, तो चाइना के भी थिंकर अच्छे हुए। कन्फ्यूशियस वाज अ वेरी प्रोमिनेंट थिंकर, उन्होंने भी अपनी विजडम उसमें लगाई है। और चाणक्य ने जो कंपाइलेशन किया है उसमें उन्होंने नेशनल पावर या कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को एक्सप्लेन किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल थॉट उन्होंने कहा है सप्तांग थ्योरी, और एक्सटर्नल उन्होंने कहा है मंडल थ्योरी। सप्तांग थ्योरी में चाणक्य कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र या देश होगा उसमें 7 एलिमेंट्स होंगे। जो देश का मुखिया होगा या देश का जो स्वामी होगा वो हमारे सर की तरह, तो उन्होंने उसको स्वामी का नाम दिया। फिर उन्होंने बाकी 6 और चीजें उसमें दी हैं, जिसमें उन्होंने जनपद मतलब लोगों के बारे में कहा है, उन्होंने काउंसिलर यानी एडवाइजर, अमात्य काउंसिलर, उसके बारे में उन्होंने बात की है। उसके बाद उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की है, जिसको वो दुर्ग कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कोष के बारे में कहा है, जो कि इकोनॉमी है, और दंड के बारे में उन्होंने कहा है, दंड यानी मिलिट्री प्लस जो इंटरनल पावर होता है अंदरूनी हालात को ठीक रखने के लिए, उसको कहा गया है दंड। हम लोग सभी हर रोज बात करते हैं साम दाम दंड भेद नहीं है, वो भेद और दंड, साम दाम भेद और दंड, दंड लास्ट में। लेकिन कोई भी चीज संवाद से सुलझाई जा सकती है, इकोनॉमिक से सुलझाई जा सकती है। भेद डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी से किसी को कमजोर किया जा सकता है, और ये जब नहीं होगा तो इसको दंड से दूर किया। ये भी
भी नेशनल पावर के एसेंशियल एलिमेंट्स में आता है। जो वेस्टर्न थिंकर्स ने बोला, जो चाइनीज थिंकर्स ने बोला उसमें, और जो इंडियन थिंकर्स ने बोला उसमें एक फर्क है। चाणक्य ने ये बताया कि ये जो थियरीज हैं, चाहे मंडल थियरी है, चाहे सप्तांग थियरी है, ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें किसका महत्व ज्यादा है, किसका सीक्वेंस कहाँ आता है और इनको इस्तेमाल कैसे करना है, जो कि वेस्टर्न थिंकर ने कभी ना सोचा ना बताया कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। उसकी वजह से क्या हुआ, वेस्टर्न थिंकर सिर्फ कॉलोनियलिज्म में लगे रहे, जबकि चाइना में और इंडिया में काफी कुछ हुआ। सबसे बड़ी लड़ाइयां भी यहाँ पे हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ भी यहाँ पे हुई। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ हुई है, आप अपने इतिहास में जाके देखिए, हमने किसी दूसरे देश के रिसोर्सेज पे उस तरह से कब्जा नहीं किया जिस तरह से कॉलोनियल मास्टर चाइना ने कब्जा। जैसे स्लेवरी की जो प्रथा है, स्लेवरी की प्रथा हमारे यहाँ पे जो इन्वेडर्स आते थे सेंट्रल एशिया से या वेस्ट एशिया से, उन्होंने वो स्लेवरी की प्रथा हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी। जो एंग्लो सैक्सन हैं उन्होंने स्लेवरी की प्रथा अफ्रीका में इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन हमने नहीं स्लेवरी की प्रथा कहीं पे इंट्रोड्यूस की। लेकिन हम लोग उसके विक्टिम्स हुए। कोई ये बात नहीं करता कि भारत में से भी कुछ लोग ले जाए गए। जो इन्वेडर्स आए थे, चाहे अफगानिस्तान से आए थे, चाहे ईरान से आए थे, चाहे टर्की से आए थे, वो हमारे यहाँ से स्लेव ले गए। एक अलग रूप से ब्रिटिशर्स ने हमारे स्लेव ले जाने की कार्रवाई की, जिसको इंडेंजर्ड लेबर का नाम दिया। अगर आप हिस्ट्री में देखें, 1850 के आसपास भारत से, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत से कई शिपलोड्स लेबर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे देशों में ले जाएंगे जहां पे ब्रिटिशर्स को गन्ने की खेती करनी थी, रबर प्लांटेशन की खेती करनी थी, और उनको एक नाम स्लेव की जगह इंडेंजर्ड लेबर दिया। इसीलिए आप देखते हैं मॉरिशस में क्या है, सेशल्स में क्या है, मलेशिया में क्या है, साउथ अफ्रीका में क्या है, वेस्ट इंडीज में क्या है, उसको इंडेंजर्ड लेबर बोला गया। लेकिन उनकी कंडीशन स्लेव जैसे या उनसे भी बदतर। जो इंटरनल जिस तरह से देश को चलाना है, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी का एक पार्ट है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो चाणक्य ने इंटरनल के लिए एक सप्तांग थ्योरी बताई, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो स्वामी होगा यानी जो देश का प्रमुख होगा, उसको क्या क्या करना है और उसको क्या नहीं करना। जब स्वामी काम करेगा तो उसको अपने काउंसिलर या अमात्य से क्या एडवाइस देनी है और काउंसिलर्स किस तरह से एडवाइस देंगे, वो भी उसमें लिखा। किस तरह से टैक्सेशन होगा, वो भी उसमें लिखा। जो चीज आज हम जिस चीज से ग्रसित हैं, वो उस समय चाणक्य ने, या विश्वगुप्त उनका दूसरा नाम था, उन्होंने उस समय बताया था कि करप्शन होगा, करप्शन किस तरह से होगा और करप्शन रोकने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि अंदर से अगर देश को मजबूत रखना है तो जो नागरिक हैं उनको खुश रखना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया, योगक्षेम। योगक्षेम मतलब जितने भी लोग हैं वो खुश रहें, मतलब अननेसेसरी टैक्सेशन मत कीजिए, अननेसेसरी उनके ऊपर अत्याचार मत कीजिए, अपनी इच्छा, आपकी खुद की इंडिविजुअल इच्छा उनके ऊपर मत थोपिए, उनको सबको साथ में लेके चलिए। तो ये भी कंसेप्ट उस समय उन्होंने दी। उन्होंने कंसेप्ट ऑफ शक्ति दी, कंसेप्ट ऑफ सिटीजन वेलफेयर उन्होंने उस समय दिया, उन्होंने कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी दी। इसका मतलब ये है, चाहे आज आप वेस्टर्न इंटरनेशनल रिलेशंस की थियरी पढ़ें, चाहे कंसेप्ट ऑफ पावर वेस्ट पढ़ें, लेकिन इस सब की जो जड़ें हैं वो हमारे इतिहास में हैं। और हमारे इतिहास को जो माइथोलॉजिकल कहते हैं, उनको शायद ये मालूम ही नहीं है। उन लोगों के बारे में मैं कह रहा हूँ जो हम लोगों में से, अगर वेस्टर्न लोग उसको माइथोलॉजी कहते हैं तो उसके पीछे का एजेंडा है, लेकिन अगर हम लोग भी उसको माइथोलॉजी कहते हैं तो ये हमारा एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ विजडम। एक उन्होंने मंडल थ्योरी लगाई थी, जिसमें उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए देश की सुरक्षा किस तरह से की जाती है
तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसको बोलते हैं मित्र। मित्र मतलब उन्होंने ये बताया कि किस देश के साथ हमें मित्रता करनी चाहिए, किस देश पे हमें नजर रखनी चाहिए। अगर आपकी बॉर्डर सुरक्षित नहीं है तो आपका जो नेबर है वो उसका पूरा फायदा उठाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए जो आपका नेबर है उसके नेबर से आपकी मित्रता होनी चाहिए। इसी चीज को बाद में बोला गया एनिमी इज योर फ्रेंड। तो सिर्फ भाषा ही चेंज हुई ना, और तो वही था। एक और चीज बोली कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटर। ये भी ऋग्वेद में लिखा हूं, लेकिन हम उसको जानना नहीं चाहते, या जानते हैं तो हम बोलना नहीं चाहते। मेरा ये बताने का उद्देश्य है कि जब हमें बताया जाता है कि इंडिया लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर, ये बोला गया मैकेरियस एजुकेशन सिस्टम में, ये बोला जाएगा क्योंकि आपने एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाई है। कैसे स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है? जिस भूखंड में रामायण हुआ है, महाभारत हुई है, इतने बड़े बड़े किंगडम्स हुए हैं, जहां पे चंगेज खान आके वापस लौट गया, जहां पे अलेक्जेंडर आके वापस लौट गया, क्या उस भूखंड में स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं होगा? क्या इस बात पे आप लोग विश्वास कर सकते हैं? अगली चीज आपको बताई जाती है और हम लोग भी बड़े मजे से उसको बोलते हैं कि हमारा भारतीय इतिहास, हमारा लिखने का सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से हमारा जो भी है वो माइथोलॉजी। नालंदा में बख्तियार खिलजी ने जब लाइब्रेरी में आग लगाई, 3 महीने तक वहां पे वो डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट चलते थे। तो वो कौन सी हिस्ट्री थी? क्या हमने हिस्ट्री लिखी? हमने लिखी, उसको डिस्ट्रॉय किया गया, ये बात अलग है, इसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र तकरीबन 1205 तक जो भी राजा महाराजा थे वो उसको फॉलो करते थे। हमें बोला जाता है कि डेमोक्रेसी हमने ग्रीस से सीखी। पंचायत कहां पे थी? गांव में पंचायत कहां पे थी? और पंचायत से ज्यादा बड़ा डेमोक्रेसी का मॉडल कहां हो? लेकिन इसके बारे में खुद को एक अभिमान, एक गर्व, एक गौरव होना चाहिए, वरना हम हमेशा बोलते रहेंगे कि स्पार्टा, एथेंस, ग्रीक डेमोक्रेसी, सोक्रेटिस, प्लूटो, एरिस्टोटल, मुझे उनसे कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ विजडम छोड़ा है, उसको भूलना नहीं और उसको दोबारा रिविजिट करके, उसको दोबारा मजबूत करके, ड्यूटीज करके अपना कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को लाना है। वापस कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को अगर आप स्पीड अप करेंगे तो जो ये अभी हमारा जो अमृतकाल पीरियड चल रहा है, जो जिसको हम बोलते हैं हमारा गोल्डन पीरियड ऑफ ग्रोथ, गोल्डन पीरियड ऑफ ग्रोथ कैन ओनली बी हार्वेस्टेड इफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर्स दैट वी डू नॉट लैंड अप इन प्रॉब्लम इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर ये इशू है तो सबसे पहला एक एलिमेंट आता है जिसको हम सभी लोग उसको समझते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन या टेरिटोरियल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। उसके लिए आर्म फोर्सेस को टास्किंग किया गया, आर्म फोर्सेस को बताया गया कि आपकी 15,000 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर है वो आपने सुरक्षित रखनी है, 7,000 किलोमीटर की आपकी कोस्टल बाउंड्री है उसको आपने सुरक्षित रखनी है, इतने हजार आपके आइलैंड टेरिटरीज है उसको आपने सुरक्षित रखना है। वो क्लियर है, उसमें कोई किसी को डाउट नहीं। उसमें जो गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि जिस क्षेत्र में बॉर्डर पीसफुल है वहां पे सीएपीएफ यानी बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये लोग उस बॉर्डर की मैनिंग करेंगे। मतलब उस बॉर्डर पे मैनिंग करेंगे, मतलब उसका डिफेंस नहीं है, मैनिंग और डिफेंस में फर्क है। वो यकीन करेंगे कि कोई भी स्मगलर्स, कोई भी इन्फिल्ट्रेटर
वहाँ से देश के अंदर ना आए। तो पहली बात तो फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में ये है। लेकिन हम अब फिजिकल सिक्योरिटी के बियॉन्ड जब जाते हैं तो हमें अब एक अगर देखें तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी तो आपका देश तरक्की करेगा, उस तरक्की से आप मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर सकते हैं और उसको मजबूत कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा दो एलिमेंट्स की बात की जाती है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। अगर ग्रोथ होगी तो सिक्योरिटी मजबूत होगी, अगर सिक्योरिटी मजबूत है तो ग्रोथ होगी। ये दोनों साथ में चलना है। इसलिए कभी कभी बिजनेसमैन बोलते हैं क्यों हमें आर्मी की जरूरत नहीं, यही गलती हुई 1962। अगर आप ये सोचें कि आपकी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से आप सिक्योर रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मजबूती मिलिट्री से मिलती है, मिलिट्री को मजबूती इकोनॉमी से मिलती है, इन सबको मजबूती मिलती है ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी से, इन सबको मजबूती मिलती है टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब क्या? कुछ लोग भाषण देते हैं, कहते हैं कि 1.4 बिलियन we are the soon going to be the most populous nation. How does it matter if the quality is not good? If the educational standards, skilling standards are not good, whatever number of industries want to move out of China will not look at India as a favorable destination because you lack education and you lack the skills. They will find a better place to work, maybe in Vietnam, maybe in Cambodia, maybe somewhere else, maybe in Korea. So the point here is human resource security depends on numbers, on the quality and the availability. Now availability is another important thing. There are a number of nations which have population, but bulk of the population is in the higher age group, who cannot contribute to your national power, they cannot contribute to your national security. There are nations which face multi-front threat. India and Israel became independent nearly at the same time. India and Israel have one common thing. The moment we became independent, both the nations were attacked. We were attacked from the west. Israel was attacked from all sides. इजराइल के लिए वो एक एक्जिस्टेंशियल थ्रेट था। इजराइल ने उससे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कंस्क्रिप्शन शुरू की। कंस्क्रिप्शन मतलब लड़के लड़कियां दोनों, लड़के 3 साल के लिए, लड़कियां 2.5 साल। दिस इज हाउ दे हैड स्टार्टेड एंड दैट इज हाउ द एंटायर लॉट ऑफ सिटीजंस टुडे आल्सो लुक एट their daily life as a duty to Israeli nation. That is something which we have missed out. Now whether we should adopt the same model? No. There should be no copycat business. We should always customize what is required by us. South Korea went through a bad phase because of the war between the two Koreas. Thereafter they have also continued with conscription. They have now removed the girls' conscription, but the boys' conscription still goes on. And from earlier 3 years, they have come down to 2 years. एक और अच्छी चीज जो ह्यूमन रिसोर्स के क्वालिटी पे डिपेंड करता है, मैं इजराइल गया, इजराइल में जो उनका सैटेलाइट स्पेस सेंटर है, जमीन में 4 floors below. And when I went there, I was pleasantly surprised and I was quite happy to see that there was a huge hall and there were nearly about 200 people working on satellite images which get downloaded. And the people who are working on these satellite images were girls, nearly 200 of them, aged 18 to 20. And when I asked one of the girls that, how do you feel what you are doing? She said, I am very happy because I can drive a satellite while I can't drive a car because I don't have license. That is the wisdom. That is the wisdom that that country utilizes its resources in a manner that there can't be any accident on top. So they are doing what is done. Then I went to another corner, वहाँ पे पुणे में करीब 20 बच्चे काम कर रहे थे। मुझे थोड़ा से अलग बच्चे वो दिखे, तो मैंने जो मुझे कंडक्ट कर रहे थे उनसे मैंने पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने बोला, सर these are autistic children.
they are specially gifted by God, and they also insist that we are citizens and we should be allowed to contribute to Israel. So they have also come here and we have put these screens in front of them, जिसमें 2 स्क्रीन लगाए होते हैं, एक पुराना सैटेलाइट इमेज और एक अभी का निकाला हुआ। Autistic children can look at an image without blinking, and they can keep looking at it till such time they see some difference. And they have been given only one switch. अगर उसमें अंतर है वो बस स्विच दबा देते हैं, and then rest of the work is done there. What is the point here? And the same thing I saw in Vietnam also. The point here is whether you are an able-bodied male or female, or you are specially challenged, जिसको दिव्यांग हम कहते हैं, you have a duty to perform, and best is to do it really, because you are a part of the team. Human resource quality is not in terms of degree, it is not in terms of the CGPA, but it is here in the mind and it is here in the heart. ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी के बाद टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी के बारे में मैंने क्यों कहा? आत्मनिर्भर भारत, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते रहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, इसका अर्थ क्या है? 2 शब्द हैं, या तो हम परावलंबी हैं यानी हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या हम स्वावलंबी हैं यानी हम अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं। जून 2022 में प्रधानमंत्री जी ने 75 चैलेंजेस ओपन सेक्टर में डिक्लेयर किए और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया स्वावलंबन। उनका ये कहना था कि ये 75 जो प्रोडक्ट्स हैं हम विदेश से खरीद रहे हैं, और हम जो विदेश से खरीदते हैं तो हमें बहुत सारा पैसा उसमें फॉरेन एक्सचेंज में देना पड़ता है। उसके अलावा जब हमें जरूरत होती है उस समय वो विदेशी ताकत वो बंद कर, वो जैसे होता है नल का पानी आ रहा है और जब आपको प्यास लगी तो बंद। ऐसा हुआ है कि ऐसा हुआ है। 1947-48 में हमारे पास जो हथियार थे वो ब्रिटिश हथियार थे, वही हथियार पाकिस्तान के पास थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। 1962 में हमारे पास हथियार वही थे जो ब्रिटिश से हमने लिए थे, और उसके बाद हमें नए हथियार दिए ही नहीं, तो चीन के विरुद्ध हमारी बुरी हालत। लेकिन 1962 का परिणाम देखते हुए अयूब खान, पाकिस्तान का जो सेनाध्यक्ष था, जो वहाँ पे प्रेसिडेंट भी बना, उसको लगा कि अभी द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द मिलिट्री लीडरशिप ऑफ इंडिया इज वेरी वीक, एंड दिस इज द टाइम टू गेट कश्मीर, एंड दिस इज द टाइम टू गेट पोर्शन ऑफ कच्छ। So when he attacked us, neither did we have the technology, nor did we have the food. So technology में तो we fought with fighter aircraft, NAT. We had T series of tanks, while they had Patton tanks. They had Sabre jets. But our human resource was good, so we were able to win. And that is where the rest of the country rallied around, because the Prime Minister Lal Bahadur Shastri came on air, all India radio, he came and he announced कि हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं है, मैं चाहता हूं कि हमारी सेना जो बॉर्डर पे है उसके लिए ये अन्न पूरा पड़े। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो सप्ताह के 7 दिन एक दिन उपवास करेंगे और बाकी 6 दिन एक समय खाना खाएंगे। Food security is another important thing, where if you do not have food and at the last minute you are tightened, then you can be leveraged into submission at the end of the war or during the war. Same thing you can see what is happening in Ukraine-Russia war. The resources have been weaponized, whether it is energy, whether it is foodstuff. Similar problem exists onto our west in Pakistan. आप देख रहे हैं YouTube के ऊपर किस तरह से मारामारी हो रही है आटे के बंटवारे के बारे में। 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया जिसमें हमने स्पेस में 36 सैटेलाइट लॉन्च किए, उसका जिक्र है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया उसमें आटे की लाइन। फर्क देखिए, आप 1965 से सबक सीखे
आपने अपना ग्रीन रेवोल्यूशन किया, आपने अपनी फूड सिक्योरिटी मजबूत की। उन लोगों ने केवल टेररिज्म मजबूत किया, जिसकी वजह से आज उनकी वो कंडीशन है जहां पे उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व केवल 2 और 3 बिलियन के बीच में है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फरवरी एंड तक 599 बिलियन थे। दोनों देश एक साथ आजाद हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि हम पैदा हुए 1947 में, हमारी पैदाइश तो सबसे पुरानी है, लेकिन हमारे बीच का जो एक इक्लिप्स वाला पीरियड था उसमें हम सब कुछ भूल चुके थे, लेकिन अभी दोबारा हम मूव कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, फूड, एनर्जी, ये सब आवश्यक हैं अगर देश को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखनी है। तो डिप्लोमेटिक पावर कम्स फ्रॉम रिसोर्स सिक्योरिटी। आज डॉक्टर जयशंकर कहीं पे भी कुछ भी बोल पाते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि उनको मालूम है कि हमारे देश की इकोनॉमिक पावर क्या है और कहाँ जा रही है, मिलिट्री पावर कहाँ है, कहाँ जा रही है, रिसोर्स सिक्योरिटी हमारी क्या है, उनको मालूम है। आज अगर हम ये बोलते हैं कि रशिया से हम पेट्रोलियम लेंगे और हम यूरोप को बोल सकते हैं कि आपको हमें सबक या सिखलाई देने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, और यही चीज आपके थिंकर्स भी बोलते थे, तो इसलिए हमारे लिए कोई एक नया सबक नहीं होना चाहिए। अभी आत्मनिर्भरता में हम लोगों ने क्या किया? टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने ये एक नई सोच, एक नई दृष्टि। We used to take pride in saying that we are the largest importers in the world. What is there to take pride? But we had no choice. There was nothing that was made in India which could come and replace a tank, could replace a missile, could replace a submarine. But now, today, we are making our own tank, we are making our own submarine and Mazagon dock, we are making our own fighter aircraft. Now we have started a factory where we will be making C-295 transport aircraft. Dorniers already we are making. Nuclear submarine we are making on our own. The rifle that earlier we were making in Ishapur, in SAS rifle, now we are going to make in Korwa, Amethi, AK-203. About 6 to 7 lakhs we will make in the next about 10 years. Ammunition we are making on our own. That is fine. Now what is our next step? Our next step is this manufacturing capability and industrial capability has to transform into exports. The more we export, the stronger our economy is. To export, we have to meet 4 conditions. The quality has to be very good. We should be assuring the people who buy from us that the quantity, whatever they want, we will be able to give. The cost has to be competitive by international standards. And that is where we are competing with a large number of Europeans, American and Asian countries who are manufacturing at a lower price. So that is where the industrial workers are also contributing to security or lack of it. If our industrial workers can produce ammunition which is of the world quality NATO standards and the cost is lower than what is available to the nation, then we will be able to export. And the last part in that is, after we have sold something, then we should be able to give them after sales support, which we generally lack. Somewhere about 10 years back, we had sold 6 ALH tanks to Ecuador, and we did not ensure the after sales support. Since then, not a single helicopter has been sold in South Africa. The reason is we failed. We did not see what we were doing. The involvement was not there. So, somewhere each one of us has to say, look, I am selling something. If I don't make it function, मेरे देश का नाम खराब, मेरे देश की इज्जत खराब। तो वो हरेक का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसमें नरेंद्र मोदी जी के अकेले की इन्वॉल्वमेंट नहीं, किसी न किसी को ये सोचना चाहिए। अभी आपने सुना होगा कि हम लोग आर्मेनिया को अमेरिका बेचना चाह रहे हैं,
फिलीपींस को मिसाइल कम बेचना चाहते हैं। हमने ये सब सबक सीखे हैं, अब हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोबारा से वही गलतियां ना हो। I will take you on to another very interesting topic which is about comprehensive national security, that is about environmental security. Every superpower has misused their knowledge and they have modified environment during the times of war. During World War II, Germany wanted to do it, they did not do it for whatever reason, but in Vietnam War, Americans did it. And today China is doing it. Why should we be worried? Whatever happens to rivers and their water impacts us. It impacts our agriculture. It impacts our daily usage. चाइना में से इंडस रिवर निकलती है, सतलज रिवर निकलती है और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों का उद्गम जो है वो चाइना में। चाइना का हमारे साथ कोई अरेंजमेंट नहीं है। There is no water sharing arrangement between India and China. In fact, China has no water sharing arrangement with anyone. And bulk of the rivers which are flowing in South and Southeast Asia flow from China. And China refuses to get into any water sharing arrangement. They in fact don't even share the data, because of which we have a lot of problems. Last few days, you must have heard that we have given a notice to Pakistan that Indus Water Treaty will have to be renegotiated. 1960, we entered into Indus Water Treaty with Pakistan. Out of the 6 rivers, 3 rivers water has to go to Pakistan and 3 has to come to us. And there is a particular percentage which has been earmarked. In 1960, that was our first treaty which we were negotiating. We were very innocent, we were too generous, and possibly we were living in an illusion, because of which, when initially the talk started, Pakistan said that they were expecting a share of 60-40, 60% going to them and 40 coming to us. This is about the 3 rivers which are for the western coast. They were surprised because India said we will give you 80% of the water and 20% we will use. If somebody has such generous neighbors, that country is very happy. But that is exactly what we did. And now we have a population which needs water. In addition to that, all rivers which come out of Himalayas, they have a large quantity of silt. So all the big dams which we have made are getting silted. So the water holding capacity is less. So we have to find another solution. Now there is a lot of work which is going on in the last 10 years or so. We are looking at a solution to the big dam where we should have more number of canals, where the flowing water should be our well, not the stagnant. Because stagnant water, along with that, is the silt. And militarily, the first one knows what happens if water content and water holding is less in these big dams. It has a major implication on water. China has on its official website 2 things. Firstly, Weather Modification Department. What is the meaning of Weather Modification Department? They have 37,000 people employed to modify weather. Can you ever think of declaring something like this? This is arrogance of power. That they don't care. And they say, we will modify the environment. We will make moisture move from Himalayas to Tibet Autonomous Region, Xinjiang Province and Inner Mongolia. Because that is where they want to settle their population, that is where they want more agriculture to be practiced. That is the reason, one of the reasons that you will see about 600 plus forward villages which have come up. It has military implications also and it has economic implications. They have another research and development project which is also on open source. You can Google it. It is called River in the Sky. They have thousands of scientists working on how to transfer moisture from the atmosphere to those areas where they want, and where they do cloud seeding and water comes there. What is the implication on us? That
that much of problem which will happen in Northeast India, that much of problem which will also happen in Bangladesh. A couple of years back, in fact it was 2019, that in the Bay of Bengal, a floating buoy मतलब वो एक ऐसा गुब्बारा टाइप का होता है जो समुद्र में तैरता है, उसको बांधा जाता है, लेकिन वो अगर छूट जाए तो वो तैरता है, उसको buoy कहते हैं, B-U-O-Y. A Chinese buoy was discovered going adrift, and then the Indian Navy picked it up. That was a Chinese instrument which was in Bay of Bengal studying the monsoon pattern. If at all somebody had to study monsoon pattern, it should have been Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, India, Nepal, Bhutan, but definitely not China. So you would never hear of us trying to do that in East China Sea or South China Sea. But it is evident that what has been taught, we should win a war without firing a bullet. That is exactly what Chinese also think, and that is what we also think. So if environment can be modified and a country's prosperity can be brought down, then that country cannot modernize its military, it cannot modernize its economy, and the power, the potential of that country to stand against a superpower will reduce. And that is where the leverage starts. So that is where we have to be extra cautious. And who is studying this? That is the question. So the relevant department has to do this, and that is where the National Security Council Secretariat comes in, and it studies these interministerial gaps and bridges these gaps. तो लाल नंबर मुझे कभी देखी कि हमारा देश क्या ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं. सिक्योरिटी के लिए सबसे प्रमुख जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की. So the Prime Minister is responsible for the security, and to assist him, there are 4 ministers who are in the Cabinet Committee of Security. That is the Raksha Mantri, the Foreign Minister, the Finance Minister, and the Home Minister. ये 5 व्यक्ति मिलकर Cabinet Committee of Security में. लेकिन आप देखेंगे, मैंने आपको environmental security का बोला, लेकिन इसमें तो environmental minister है ही नहीं. For that, the National Security Advisor is the person who advises the CCS. But the CCS comprises of ministers who are elected. NSA is not an elected. So whenever NSA is interacting with the CCS, that is called the National Security Council. And in the National Security Council, any kind of threat, whether it is technological, whether it is health, चाहे कोविड का है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होगा. लेकिन जब डिसीजन लिया जाएगा तो वो सीसीएस में अलग से डिसीजन लिया जाएगा, उस समय बाकी सब वहां से चलेगा. एनएसए साहब को इन सब चीजों का ज्ञान कैसे होगा? तो उनके लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, और उस सेक्रेटेरिएट में 4 सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स होते हैं और उनकी टीम्स होती हैं जिसमें वो काम करते हैं. उसमें एक स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के लिए डिप्टी एनएसए हैं, अभी विक्रम मिस्री हैं, इसके पहले पंकज सरन थे. विक्रम मिस्री आईएफएस के हैं. दूसरे डिप्टी एनएसए इंटरनल अफेयर्स के हैं, अभी पंकज सिंह हैं जो पुराने डीजीपी थे. इसके पहले दत्ता पटसालगीकर थे जो कि आईबी में ज़्यादा समय रहे थे. तीसरे व्यक्ति हैं जो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो मिस्टर राजेंद्र खन्ना जो पुराने आरएनएडब्ल्यू के चीफ थे. और चौथे होते हैं मिलिट्री एडवाइजर, जो 2021 तक मैं वहाँ पे था. अभी फिलहाल वहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि मेरे बाद जनरल अनिल चौहान आए थे, वो अभी सीडीएस बने, तो अभी नेक्स्ट वाले को अपॉइंट किया जाता है जिसको भी. इस बीच में वहाँ पे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जनरल पंत, जिन्होंने आप सबको बताया था साइबर के बारे में, वो भी एक है स्पेशल सेक्रेटरी लेवल पे. और एक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, वो भी सेक्रेटरी लेवल पे हैं. तो ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी टीम लेके इंटर मिनिस्टेरियल गैप्स के बारे में बातचीत करते हैं और मंत्रालयों को बुलाते हैं आपस में उनका ब्रिजिंग करते हैं. वहाँ पे साइबर वॉरफेयर के बारे में भी होता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में भी होता है, नैरेटिव सेटिंग, फेक न्यूज डिस्कवरी, ये भी होता है.
स्पेस वॉर फेयर के बारे में भी वहाँ पे